नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। भारत के दर्शक जानते हैं कि थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में तूफान आया था, लेकिन एक तूफान ट्रंप लाने की बात कर रहे हैं और उसमें बारूदी ओले और शोले दोनों गिर सकते हैं। चिंताजनक खबर है, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं ओपन सोर्स इंटेल से। फिक्र आपकी में आप सभी का स्वागत है, लेकिन इस वक्त फिक्र मिडल ईस्ट की है, अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव की, जिसमें अब महातूफान आने वाला है। यह ऐलान भी खुद ट्रंप ने किया है। क्या होगा इस फिक्र बढ़ाने वाले ऐलान के बाद? ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का पोस्टर जारी किया है। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, आपने ठीक सुना है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। होर्मुज के पूरे ब्लॉकेड का आदेश भी दे दिया है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की भी तैयारी है। क्या ट्रंप होर्मुज से फाइनल जंग लड़ने वाले हैं? और आज मुश्तबा खमरई ने अमेरिका को विध्वंसक चेतावनी दी है। कहा होर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है। ट्रंप का लालच अमेरिका को समंदर में डुबो देगा। साथ ही ईरान ने एक ऐसे अचूक हथियार की भी बात की है जिस पर तेहरान का दावा है कि उसे देखकर ट्रंप और नेतन्याहू को हार्ट अटैक आ जाएगा। और बात कोहिनूर हीरे की भी करेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने किंग चार्ल्स के अमेरिकी दौरे पर कहा है कि वो उनसे भारत का कोहिनूर लौटाने की मांग करेंगे। ऐसे में आज कोहिनूर हीरे पर फिक्र की फाइल भी खुलेगी। इसके अलावा एग्जिट पोल के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान जानेंगे। टीएमसी बीजेपी की ओर से जीत के नए दावे किए गए हैं। खराब ईवीएम पर चुनाव आयोग से भी एक बड़ा अपडेट है, लेकिन पहले ईरान में महातूफान आने वाले संकेतों की बात कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब हाई अलर्ट पर हैं, कुछ भी हो सकता है। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें सीजफायर पर ईरान को सर्वनाश की धमकी देने वाले ट्रंप अब अपने युद्ध वाले कार्ड्स दिखाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका ईरान युद्ध के 39 दिनों में पूरी दुनिया ने भीषण विनाश की तस्वीरें देखी। अमेरिका ने अपने एलीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उतारने के साथ बड़ी सेना भेजी, तो ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल से सुपर पावर को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन ट्रंप की मानसिक दशा देखकर लग रहा है कि अब भी युद्ध से उनका मन नहीं भरा। पिछले 24 घंटों में ट्रंप ने जिस तरह से पोस्ट किए, उससे लग रहा है कि युद्ध प्रेमी ट्रंप के मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। वो सीजफायर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन तेवर ईरान के सर्वनाश के दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। इस बार ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि सर्वनाश कर दूंगा, रहम की उम्मीद मत करना। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये युद्ध का ऐलान करने वाली भाषा है। ये वो लहजा है जिसमें कूटनीति नहीं, तबाही की गूंज सुनाई देती है। सीजफायर के दौरान ट्रंप की धमकी ने जंग के बारूद में चिंगारी का काम किया। ट्रंप के शब्दों में वो तेवर हैं कि अगर ईरान ने पलटकर जवाब दिया तो अमेरिका ऐसा कुछ करेगा जो विनाश के सबसे खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। यही वजह है कि ट्रंप खुद को पीस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक युद्ध प्रेमी राष्ट्रपति के तौर पर साबित कर रहे हैं, और उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट को ईरान से निपटने का नया हथियार बना लिया है। कल ट्रंप ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो किसी एजेंट की तरह आंखों पर चश्मा, ब्लैक सूट, हाथ में असॉल्ट राइफल लेकर नजर आ रहे थे। आपको याद होगा मैट्रिक्स फिल्म के पोस्टर्स। मुझे ऐसा लग रहा था कियानू रीव्स की जगह ट्रंप रीव्स हैं। एनीवे, बैकग्राउंड में पहाड़, वहां न्यूक्लियर ठिकाने जैसे बेस, और वहां होते जोरदार धमाके। इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, अब मैं अच्छा आदमी नहीं रहा, रहम की उम्मीद मत करना। आज ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। ट्रंप ने लिखा कि एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद ट्रंप एक कदम और आगे चले गए। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की एक तस्वीर पोस्ट की, लेकिन इस पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह लिखा था स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। क्या कहेंगे आप इसको, मेगलोमेनिया या नार्सिसिज्म? यानी ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग का नाम अपने नाम पर रख लिया। ईरान के लिए सीधी चेतावनी, पीछे हटो वरना मिटा दिया जाओगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रंप ने रहम जैसे शब्द को भी खारिज कर दिया है। यानी अगर युद्ध छिड़ा तो फिर उसके आगे ट्रंप नहीं रुकेंगे। एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मानने की गलती नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भाषा है जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होती है जब पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा होता है। संकेत मिलने लगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला संकेत, सऊदी अरब में 28 अप्रैल को हुई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग, और इस मीटिंग में ओमान का गैर हाजिर रहना। ओमान पारंपरिक रूप से न्यूट्रल नीति अपनाता है
और ईरान के साथ अच्छे संबंध रखता है। इस मीटिंग में ईरान के जवाबी हमलों पर चर्चा हुई। दूसरा संकेत है अगले कुछ घंटों में ट्रंप को यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर की ब्रीफिंग। इसमें वो ट्रंप को ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के सुझाव दे सकते हैं। एडमिरल ब्रैड कूपर ने ही 28 फरवरी को ईरान पर हमले से 2 दिन पहले ट्रंप को ब्रीफ दिया था। तीसरा संकेत उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पेंटागन से नाराज होना। उन्होंने बंद कमरे की बैठकों में पेंटागन की तरफ से दी जा रही जानकारियों पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार वेंस ने कई बार पेंटागन से युद्ध की स्थिति और हथियारों के स्टॉक को लेकर साफ साफ जानकारी मांगी है। चौथा संकेत है ट्रंप के अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट पर ये पोस्ट युद्ध के उन्माद से भरपूर है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ईरान पर हमले का पूरा मन बना चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप अगले कुछ घंटों में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके अलावा छठा संकेत है ईरान का बातचीत की टेबल पर ना आना। ईरान साफ कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा और अगर होर्मुज़ ब्लॉक करने की कोशिश की तो अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बढ़ते तनाव पर टिकी हैं। हर बयान, हर प्रतिक्रिया बेहद अहम हो गई है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। ट्रंप को कौन रोक सकता है? शायद पुतिन का वो टेलीफोन कॉल जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। शायद ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी करने में और जुबानी मिसाइलें दागने में व्यस्त। ट्रंप प्रशासन युद्ध के अगले चरण की तैयारियां भी काफी तेजी से कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी हमलों के अलावा सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अंदर काफी कुछ हो रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है। सेंटकॉम युद्ध के अगले चरण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट जो है वो साइन कर सकते हैं। ऐसा हमला जो सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी ऊर्जा ताकत, उसके परमाणु नेटवर्क और उसके सैन्य ढांचे को एक साथ झकझोर कर रख देगा। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि आज सेंटकॉम के कमांडर डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की तैयारियों पर ब्रीफ करेंगे। इस बैठक में ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप को बताया जाएगा। ईरान के खिलाफ सभी तरह की सैन्य विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि सेंटकॉम ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमले का विकल्प दे सकता है। इसके अलावा ट्रंप के सामने ईरान पर हमले के लिए अलग अलग विकल्प बताए जा रहे हैं। साथ ही ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। माना जा रहा है कि 5 मई से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ट्रंप के साथ आज होने वाली सेंटकॉम की बैठक में ईरान पर हमले के दूसरे चरण के लिए 5 मुख्य विकल्प रखे जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला विकल्प होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे के लिए निर्णायक हमले का हो सकता है। दूसरा विकल्प ईरान के खर्द द्वीप के करीब और तटीय इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन करने का दिया जा सकता है। तीसरा विकल्प ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जे का हो सकता है। चौथा विकल्प ईरान के पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और उनके पुलों को उड़ाने का हो सकता है। और पांचवा विकल्प ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट करना हो सकता है। इस हथियार का नाम है डार्क ईगल, जो अमेरिका का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। यह ऐसा हथियार है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से हमला कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि यह वेपन सिस्टम दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स कमांड ने सेंटकॉम को जवाब देते हुए कहा कि दुश्मन अगर सीमित और छोटे हमले भी करेगा तो हम उसका जवाब लंबे, व्यापक और बेहद दर्दनाक हमलों से देंगे। उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग के 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। आज 30 अप्रैल को सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर फिर से डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेंगे। तो क्या यह माना जाए कि अगले 48 घंटे में अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है? देखिए, हालात चिंताजनक हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। आपने अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ ट्रंप वाले ड्रीम को देख लिया। ट्रंप ने यह सपना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर देखा है, जिसके नतीजों में महाविनाश है, क्योंकि ट्रंप की इस धमकी पर आज लंबे समय के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है। मुश्तबा ने बयान जारी करके कहा है, पर्शियन गल्फ में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। होर्मुज़ पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के ना होने से शांति रहेगी। मुश्तबा के बयान को डिकोड करेंगे तो इनमें 2 बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, होर्मुज़ पर नियंत्रण के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरी, ट्रंप की ईरानी संवर्धित यूरेनियम पाने की चाहत भी
कभी पूरी नहीं होगी। ट्रंप ने इसके लिए कोई ऑपरेशन चलाया तो ईरान उसका भी जवाब देगा। ईरान का ये जवाब क्या होगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है रियर एडमिरल शाहराम ईरानी, ईरान की नेवी के कमांडर हैं। इन्होंने एक बयान दिया है। शाहराम ईरानी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करवाएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मन के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ईरान की इस धमकी से अमेरिका इजराइल के साथ एक बार फिर से महायुद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जब आप ईरान की इस नई धमकी को डिकोड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको ईरान के न्यूक्लियर हथियारों वाली गूंज सुनाई दे, क्योंकि जानकार इस बयान को फिक्र के एक्सरे से देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों के मन में कई सवाल हैं। सवाल तो यह है कि क्या ईरान ने आखिर ऐसा कौन सा चूक और विनाशक हथियार बना लिया है? ये कौन सा हथियार है जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद ईरान के कई दुश्मन भी डर सकते हैं? क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, जिसके बारे में ईरान के नेवी कमांडर ने इशारों में बात कही है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार यही कहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इसी को आधार मानकर पिछले 1 वर्ष में ईरान पर 2 बार बड़े हमले हो चुके हैं। और ये बात भी सही है कि ईरान अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया तो ईरानी दावे के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। एक बार सुनते हैं अमेरिका इजराइल की नींद उड़ाने वाला ईरानी नेवी के कमांडर का यह बयान। ईरान की ओर से आ रहे इन बयानों की तासीर काफी है। यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिका ईरान में तनाव एक बार फिर से सबसे उच्च स्तर पर है, जहां किसी भी समय बारूद फट सकता है, मिसाइलें बरस सकती हैं, बमों की वर्षा हो सकती है। और क्या ये सब कुछ होम उसको लेकर हो सकता है? मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, इस वक्त की बड़ी खबर। कोलकाता दुर्गापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प। टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर हैं। स्ट्रांग रूम वो होता है जहां ईवीएम्स को स्टोर करके रखा जाता है, और आपको यह बताना जरूरी है, ईवीएम को स्टोर करके रखने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने से पहले सभी पार्टी के नुमाइंदे उसको चेक करते हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सबकी ड्यूटी लगती है, सभी पार्टी के नुमाइंदों की या जो लोकल लीडर्स हैं उनकी, कि वो देखें कि सब कुछ ठीक रहे। लेकिन अभी इस वक्त कोलकाता में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, स्ट्रांग रूम के बाहर कोलकाता दुर्गापुर में हंगामा हो रहा है। टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प है। टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रांग रूम कौन सी जगह है, हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। स्ट्रांग रूम वो जगह है जहां पर स्टोर होता है ईवीएम को। अलग अलग ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन स्ट्रांग रूम का एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। वो कल्चर यह है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने से पहले सभी जो वहां के हर स्ट्रांग रूम में, समझ लीजिए वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको दिखाया जाता है। और फिर ये लोग 24 घंटे वहां पर ड्यूटी देते रहते हैं, बावजूद इसके कि वहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की टीम्स भी होती हैं। लेकिन अभी स्ट्रांग रूम के बाहर कोलकाता में दुर्गापुर की अगर बात करें तो वहां पर हंगामा हो गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है? टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। फर्स्ट ऑन टीवी 9, टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे। मैं जाऊंगा, दिखाइए। ये सीसीटीवी की फुटेज है, जिसके बाद ममता वहां पर पहुंची है। लेकिन ये सीसीटीवी की फुटेज बाहर कैसे आई? सवाल ये खड़ा होता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईवीएम को लेकर इस चुनाव में बहुत पहले से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है किसी भी चुनाव में कि स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हो रहा है। ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे। और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ।
हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे আমরা শান্তিভাবে আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায় ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল ডক্টর পাঁজা আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে কথা চলছে বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে এবং বিজেপির কিসের জ্বলন আপনাদের বের করে দেওয়া তাপসকার ভিতরে ঢুকে গেলেন এটাকে কি বলবেন ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস दालाल अभी आप जिनको सुन रहे हैं ये टीएमसी के नेता हैं, इनका नाम है कुणाल घोष और इनके साथ शशि पांजा। ये लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। इन्होंने ये आरोप लगाया, इन्होंने ये एलिज किया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईवीएम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी बगैर अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी के। ये इनका आरोप है, ये आरोप है इनका, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इन्होंने कहा है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है सीसीटीवी कैमरा की इलेक्शन कमीशन की, वहां पर कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं। जो लाइव स्ट्रीमिंग मैं आपको दिखा रहा हूं ये इनका आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनसाइड। इनका कहना है ये लाइव स्ट्रीमिंग में देखिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखाई दे रहा है और ये हमें अंदर नहीं आने दे रहे। इन्होंने ये भी कहा है कि why should we take the responsibility of other candidates, यानी हम और कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी क्यों लें, ये इनका आरोप है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, मैंने आपको पूरी तस्वीर बता दी है। कुमार कुंदन एक एक चीज फिर से बताइए। देखिए अगर हम इसके क्रोनोलॉजी में चलें तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सीसीटीवी में एक फुटेज आया, उस फुटेज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ईवीएम मशीन है जो स्ट्रांग रूम के अंदर है वहां पे कुछ लोग हैं। इसको लेकर जो पूरा का पूरा टीएमसी का अमला है वो नेताजी सुभाष जहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है उसके सामने में ये लोग आए और प्रोटेस्ट करना शुरू किए। जो स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेता धरना पे बैठ गए और उनका कहना था कि स्ट्रांग रूम के अंदर अगर कोई भी घुसता है तो वहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है। ऐसे में शशि पांजा और कुणाल घोष दोनों वहाँ पे धरने पे बैठ गए और वहाँ की स्थिति जो है एक तरीके से बेकाबू होने लगी। ऐसे में पुलिस आई और पुलिस जो है मामले को शांत करवाने और वहाँ पे उन लोगों को हटाने में जुटी हुई है। तो निश्चित रूप से जो इनका आरोप है, जो टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि ये बगलिंग करने की कोशिश थी और इसी कोशिश के मद्देनजर वो लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि जो तृणमूल कांग्रेस का आरोप है उस आरोपों को भारतीय जनता पार्टी का ये कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, एक सियासी जमीन इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज है जो जानकारी है कि ममता ने आज ही वीडियो रिलीज किया था और उन्होंने कहा था कि स्ट्रांग रूम की आप सभी लोग निगरानी करिए। उसी के बाद ये तमाशा शुरू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि ईवीएम में या कई भी तरीके की कुछ भी बदलाव हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और तमाम तरह के लोगों के सामने इस बात को रखा भी था। और शाम होते होते जिस तरीके की नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांग रूम के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो इस बात की गवाही देता है कि जो उन्होंने दिन में बोला था उसके बाद में शाम में इस तरह की परिस्थिति आई है। उसका आधार वो व्हाट्सएप वीडियो बना रहे हैं जिस वीडियो में यह दिख रहा है कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर हैं। उनकी दलील ये थी कि जो कोई भी अंदर है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी की इजाजत के कैसे है और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़े कर रही है। मुझे जितना याद है कि मैंने रीसेंट पास्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरीके से हालात नहीं देखे हैं। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि मेरी चिंता ये है कि अगर ये चीज पूरे बंगाल में स्प्रेड आउट हो गई तो बहुत ज्यादा वहां पर तनाव हो जाएगा। निश्चित रूप से निशांत, आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर बैठिए ताकि कहीं कोई बदलाव और तमाम तरह की चीजें ना कर सके। लेकिन उसके बाद जो आज की स्थिति है ये स्थिति दूसरी है। ये स्थिति भयावह है। भयावह इसलिए है क्योंकि वहां पे अगर समय रहते पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं पहुंचती तो स्थिति और खराब हो सकती थी। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी लोग वहां धरना प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं और अभी भी एक तरीके से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है।
आप कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपका ये इस वक्त की लीड स्टोरी है, इस पर हमारी नजर है और हम आपको इस पर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। चुनावी राज पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा हो गया है, विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू हो गया है, वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर। कोलकाता में टीएमसी नेता धरने पर बैठ गए। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे हुए थे। ये देखिए, इसके बाद का घटनाक्रम हम आपको बता चुके हैं। अभी जो चल रहा है ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव आयोग की लाइव स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग अंदर काम करते दिख रहे हैं। हमारा कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है, वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो हमें दूसरे उम्मीदवारों से बात करने के लिए कह रहे हैं। हम दूसरे उम्मीदवारों की जिम्मेदारी क्यों लें? शशि पांजा ने कहा कि हमें चिंता है, कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए। हमें ये सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया। अशोक का डैमेज नहीं कर रहे हो, उसको चिंता नहीं है। जिसका चिंता है वो है, जिसके वोट पड़े हैं उसको चिंता है कि हमारा बक्सा लेके कोई भाग न जाए, हमारे बक्से में कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो हमको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? सबको इंतजार है 4 मई का। क्या होगा उस दिन? बीजेपी या दीदी? नतीजे क्या हो सकते हैं? एग्जिट पोल के नंबर्स रिलीज होने के बाद 24 घंटे बाद भी इस पर विश्लेषण चल रहा है। कोलकाता से दिल्ली तक काफी हलचल है। एग्जिट पोल के आंकड़ों और दावों के बीच सीएम ममता बनर्जी ने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हाथ जोड़े हुए हैं। ये उनका बंगाल की जनता के नाम वीडियो संदेश है। 9 मिनट में इस वीडियो में उन्होंने कई बातें की, अपील भी की और दावे भी किए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो बंगाल में न केवल मजबूत वापसी करेंगी बल्कि कुल 294 विधानसभा सीटों में से 226 पर जीत हासिल करेंगी। ममता ने टीएमसी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी करने को कहा है ताकि उन्हें दूसरी ईवीएम से बदला ना जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपने इलाके के स्ट्रांग रूम की निगरानी करूंगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यह सवाल पूछा गया कि क्या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में कांग्रेस टीएमसी का समर्थन करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। स्पष्ट स्थिति जानने के लिए 2 दिन इंतजार कीजिए। बीजेपी को बंगाल में परिवर्तन का पूरा भरोसा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लंबे समय बाद पहली बार बंगाल बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। काउंटिंग को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में। इसी कड़ी में 2 मई को कोलकाता में पार्टी की एक बैठक है जिसमें मतगणना की तैयारी और निगरानी व्यवस्था की रणनीति पर मंथन होगा। इसमें चुनाव में तैनात दूसरे राज्य से आए सभी नेताओं को बुलाया गया है। सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। देखिए, एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। We will form the government with a comfortable majority। ऐसा चुनाव हुआ, ये स्वतंत्रता का बात कभी देखा नहीं हिंदुस्तान में। हम लोग गिनती का तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। Definitely people of Bengal, when they are coming out like a tsunami,
they are voting with a purpose. They are voting for a change. I have faith in that. And there I completely stand by my HM's word, by my Chanakya's word, who said that BJP is coming back with a 2/3 majority. कोई उलटने नहीं है, कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भारी बहुमत से जीत रही। एक अपडेट यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को जमानत मिल गई है। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, यानी बंगाल में वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन चंदेल को राहत मिल गई। आईपैक ही बंगाल में टीएमसी का चुनाव प्रबंधन देख रही थी। वैसे 4 मई के लिए दल तैयार है, तो चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड से काउंटिंग सेंटर्स में प्रवेश का इंतजाम किया है, ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री को रोका जा सके। इस योजना के तहत चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया। काउंटिंग सेंटर्स में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए यह प्लान तैयार किया गया है। 5 राज्यों में होने वाली काउंटिंग से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसे आगे चलकर लोकसभा और अन्य चुनावों में विस्तार दिया जाएगा। मतगणना केंद्रों पर पहचान की पुष्टि के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा तय की गई है। पहले और दूसरे स्तर पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्रों का मैनुअल जांच होगी। इसके बाद मतगणना हॉल के पास तीसरे सुरक्षा घेरे में क्यूआर कोड की स्कैनिंग होगी। उसके जरिए सफल सत्यापन होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र उन सबको दिए जाएंगे जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों और हॉल में प्रवेश के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, काउंटिंग स्टाफ, चुनाव एजेंट, काउंटिंग एजेंट और उम्मीदवार भी शामिल। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां चुनाव तो अगले साल है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी ने मिशन पंजाब पर फोकस किया है। इसी रणनीति के तहत गृह मंत्री अमित शाह हर महीने पंजाब जाएंगे। वो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ यात्रा की शुरुआत करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में पार्टी अभी से पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पंजाब मई के महीने से ही शुरू हो जाएगा। अब हमारी अगली खबर से पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल मुनीर को धक्का लग सकता है। ईरान अमेरिका के बीच जिस तरह वो शांति दूत बने फिर रहे थे, अब उसका दी एंड होने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान पर ईरान को पहले से भरोसा नहीं था, अब ट्रंप भी उनसे कन्नी काटने लगे। इसके पीछे है दुनिया के 2 सुपर पावर्स के बीच की एक फोन कॉल, जिसमें पश्चिम एशिया को लेकर बड़ा संदेश है। हॉटलाइन पर हुई बातचीत में एक तरफ थे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो क्या पुतिन अब ईरान अमेरिका के बीच शांति दूत बनेंगे? क्या पुतिन के जरिए तनाव का समाधान होगा? क्या ट्रंप को इस्लामाबाद पर भरोसा नहीं रह गया? एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर इस वार्ता में पुतिन की डायरेक्ट एंट्री हुई तो फिर शाहबाज मुनीर की जोड़ी बेरोजगार हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन इस तनाव को सुलझा सकते हैं? और वैसी स्थिति में पाकिस्तान स्वतः इस बातचीत से बाहर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के ट्रंप के फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे सही कदम बताया। यह भी कहा कि इससे बातचीत के द्वार खुलेंगे और स्थिति सामान्य करने में मदद मिलेगी। क्रेमलिन के मुताबिक ट्रंप ने भी ईरान और उसके नेतृत्व के मौजूदा हालात पर अपने विचार शेयर किए। न्यूज वीक की खबर है कि बातचीत के दौरान ईरान को लेकर ट्रंप को पुतिन ने वार्निंग भी दी। यह कहा कि ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो परिणाम विनाशक होंगे। पुतिन ने चेतावनी दी कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी खतरा हो सकता है। देखिए, अब तक के जो संकेत हैं उससे तो यही लग रहा है कि ईरान अमेरिका वार्ता में पुतिन की एंट्री हो चुकी है, जबकि मुनीर का एग्जिट हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान अपनी इस हार को पचा नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। वो खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पहले दौर की बातचीत को वो कूटनीतिक कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि दूसरे दौर के लिए ट्रंप ने अपनी टीम का इस्लामाबाद दौरा क्यों रद्द कर दिया। ट्रंप तो ये तक कह चुके हैं कि ईरान चाहे तो वाशिंगटन से सीधे फोन पर संपर्क कर सकता है। ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान पर शांति प्रस्ताव की शर्तों में हेराफेरी के आरोप लग चुके हैं। उसने अमेरिका और ईरान के साथ डबल गेम खेला। ऐसी खबरें भी आई कि मध्यस्थता की आड़ में पाकिस्तान पैसे कमाने का प्लान बनाकर बैठा है। तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान की मध्यस्थता को किनारे लगा दिया?
और इसलिए वो पुतिन से बात करने को मजबूर हुए। वैसे भी शांति के मामले में पाकिस्तान का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, संभव है, इसीलिए अब उन्हें पुतिन में उम्मीद नजर आ रही है। 2020 में पुतिन ने ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीजफायर कराया था। उस वक्त 44 दिन तक चले युद्ध में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव से जुड़ी एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर हैरानी होगी। खबर यह कि इराक के एक सांसद ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इराकी सांसद अब्दुल्ला अल खैखानी ने का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट में बादलों की चोरी कर रहे हैं। रियली बादलों की चोरी कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से देखिएगा ये खबर। बादलों की इस चोरी के कारण मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। उनका यह आरोप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। अपने दावे के सही साबित करने के लिए इराकी सांसद ने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ युद्ध में व्यस्त हैं, इसीलिए मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में अच्छी बारिश हुई है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई देश किसी दूसरे देश के आसमान से उसके बादल चोरी कर सकता है? मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके जरिए बादलों की चोरी की जा सके। इराक के मौसम विभाग के प्रवक्ता उम्र अल जबीरी ने भी अपने देश के सांसद के दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ना तो यह वैज्ञानिक दावा है और ना ही तार्किक। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल सितंबर में ही अनुमान लगा लिया गया था कि 2026 इराक के लिए बारिश वाला साल रहेगा, इसलिए बादलों की चोरी वाली थ्योरी बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुकी है। और फिक्र में बात उस कोहिनूर की जो है तो भारत का, लेकिन पिछले 176 वर्षों से ब्रिटेन का शाही परिवार उस पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसे ब्रिटेन न सिर्फ अपनी जागीर समझता है बल्कि कोहिनूर आज अंग्रेजों के जुल्म और उसके क्रूर शासन का बड़ा प्रतीक बन चुका है। कल न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया गया कि जब आप ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन जवाब ऐसा मिला जिसने फिर एक नई बहस छेड़ दी है। ममदानी ने कहा कि वो किंग चार्ल्स से कोहिनूर वापस करने के लिए कहेंगे। ममदानी के इस जवाब से इतिहास एक बार फिर जिंदा हो उठा। जोहरान ममदानी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, ये उस जख्म पर हाथ रखने जैसा था जो आज भी भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में कहीं ना कहीं मौजूद है। और जब प्रिंस चार्ल्स से ममदानी की मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा, पूरी खबर फिक्र की इस रिपोर्ट में। ममदानी का ये बयान 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले आया। उनका किंग चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात का कार्यक्रम था। उससे पहले जो बयान उन्होंने दिया उसे सुनकर सभी चौंक गए। जोहरान ममदानी ने कहा वो ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत लौटाने को कहेंगे और सीधे किंग चार्ल्स से अपील करेंगे कि भारत का कोहिनूर भारत को वापस कर दिया जाए। वैसे भारत को हीरा लौटाने वाला बयान देकर जोहरान ममदानी ने दुनिया में ब्रिटेन की कोहिनूर वाली लूट को एक्सपोज करने का काम जरूर किया है और इस पर फिर विमर्श किया जा रहा है। वैसे आज आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में अभी कहां पर है। तो आपको बता दें कि लंदन में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है जिसे टावर ऑफ लंदन कहा जाता है। शाही परिवार इस किले में नहीं रहता है, लेकिन उसके शाही जेवरात इसमें सुरक्षित रहते हैं और कोहिनूर भी इसमें शामिल है जो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा हुआ है। आज हमने फिक्र में आपके लिए कोहिनूर वाली फाइल भी तैयार की है जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा भारत से छीनकर इस शाही परिवार के ताज में जड़वा दिया। इसीलिए आज नोट कीजिएगा आखिर कोहिनूर हिंदुस्तान से ब्रिटेन कैसे पहुंचा। इतिहास के मुताबिक कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की एक खदान में मिला था। वहां वैसे तब यह हीरा 793 कैरेट का था, लेकिन अब यह 105 कैरेट का है। वर्ष 1304 में कोहिनूर हीरा मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल किया गया। इसके बाद इस कोहिनूर के लिए तमाम जंग लड़ी गई। 1325 से 1351 तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, फिर बाद में मुगलों के पास आ गया। वर्ष 1739 में नादिर शाह ये हीरा लूटकर ईरान चला गया, लेकिन वर्ष 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को शुजा शाह से हासिल कर लिया और फिर कोहिनूर हीरा भारत में ही रहा।
वर्ष 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के 10 साल के बेटे महाराजा दिलीप सिंह पर दबाव बनाकर इस पर कब्जा कर लिया और फिर साल 1850 में यह ब्रिटेन की महारानी के ताज तक पहुंच गया, जिसमें यह आज भी जड़ा हुआ है। तब कोहिनूर हीरे को हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने इसका इतिहास जानने की कोशिश की और यह काम उन्होंने थियो मेटकैफ नाम के एक शख्स को सौंपा। इस शख्स ने कोहिनूर को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। इस रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया के सामने कोहिनूर की उत्पत्ति का सिद्ध इतिहास पेश किया। कोहिनूर हीरा भारत का है, इसे भारत को वापस सौंप देना चाहिए। यह मांग कई बार उठती रही है, लेकिन हर बार कोहिनूर वापस करने के नाम पर अंग्रेजों का गला सूख जाता है। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज दावा करते हैं कि उन्हें कोहिनूर महाराजा दिलीप सिंह ने तोहफे में दिया था, जबकि भारत साफ कह चुका है कि 1849 में अंग्रेजों ने दबाव बनाकर यह कोहिनूर उनसे छीन गया। भारत ने आज़ाद होने के बाद पहली बार वर्ष 1953 में कोहिनूर को वापस किए जाने की मांग ब्रिटेन के सामने रखी, लेकिन ब्रिटेन हमेशा यह दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर वापस मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है। तब से लेकर अब तक कई बार कोहिनूर हीरे की भारत वापसी की मांग हो चुकी है। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने संसद में भी कहा था कि कोहिनूर को लेकर वो आम जनता की भावनाओं से वाकिफ है और समय समय पर ब्रिटेन की सरकार के साथ कोहिनूर की वापसी का मामला उठाया गया। हाल में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद भी इस मांग ने जोर पकड़ा कि हमारा कोहिनूर वापस करो। वैसे एक सच ये भी है कि भारत के कोहिनूर को लेकर ब्रिटेन बहुत प्रेशर में है और उसकी ये चिंता कई फैसलों में स्पष्ट दिखती है। वर्ष 2023 में ब्रिटेन की नई रानी कैमिला ने ताजपोशी के दौरान कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहना। ब्रिटेन राज परिवार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महारानी के लिए कोहिनूर वाले ताज का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि ब्रिटेन अब भी भारत के कोहिनूर हीरे पर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन इसे लेकर उसे हमेशा कोहिनूर को लूटने के लिए बदनामी के कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। खैर, वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर न्यूयॉर्क में बैठे किसी मेयर ने किंग चार्ल्स से भारत का कोहिनूर वापस लौटाने की बात क्यों की? आखिर ज़ोरान ममदानी का दिल भारत के कोहिनूर के लिए इतना क्यों धड़क रहा है? उसकी वजह है ज़ोरान का इंडिया कनेक्शन। असल में ज़ोरान ममदानी की माता जी जो हैं, मीरा नायर, बहुत बड़ी फिल्म मेकर हैं। वो ओडिशा में राउरकेला से, जबकि ज़ोरान के पिता महमूद ममदानी एक गुजराती मुस्लिम परिवार से, जो बाद में युगांडा चले गए और वहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाने लगे। ज़ोरान ममदानी का जन्म भी युगांडा में ही हुआ है, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। इसीलिए कोहिनूर न सिर्फ भारत बल्कि भारत से जुड़े हर शख्स के लिए शान जैसा है, जिस पर 176 साल गुजर जाने के बाद भी ब्रिटेन की नीति और नीयत दोनों खराब है।